जय हिंद। मैं पंकज कुमार। वीडियो देख रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो, ये आपके लिए ही है। अगर आप कक्षा 7वीं या 8वीं में हैं, या आप कक्षा 10वीं में हैं, तो ये सारी वीडियो आपके लिए है। आप जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सी परीक्षा से आपको 12,000 पर मंथ आपको मिले, पर ईयर आपको मिलेगा, और ये स्कीम को कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कब अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, और फिर अंत में आपको पैसा कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप नहीं भी हैं अंडर से क्लास 7th या 8th में, तो आप अपने रिलेटिव को भेजिए जिनके बच्चे हैं, ताकि उनको ये स्कॉलरशिप का लाभ मिले। तो हालांकि ये जो दिया गया है, रिवाइज सर्कुलर है, इसमें तीन चार महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर लेते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये उन सारे विद्यार्थियों के लिए बनाए गए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो जिनकी आय बहुत कम है, लगभग 3.5 लाख से कम आय है सालाना, और उनके माता पिता अ, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खर्चा, जो एक्सपेंसेस होते हैं पढ़ाई के, उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी स्कूल्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये स्कीम का पूरा मकसद ये था कि जो नीचे या इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो बच्चे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अपने क्लास 8th के बाद से पढ़ाई छोड़े ना, कंटिन्यू करें, 9th 10th करें, 9th 10th के बाद भी 11th 12th में भी ये राशि आपको प्रदान की जाती है। तो टोटल 1 लाख नए बच्चों को हर साल 12,000 पर मंथ दिया जाएगा, कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए। ये ये पैसे आपको मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपके जो माता पिता की वार्षिक आय है, वो 3.5 लाख होनी चाहिए, कम से 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3.5 लाख तक होगी तो चलेगा। और जो बच्चे रिन्यू कराना चाहते हैं इस स्कीम को, उनको 9th या 11th में 55% मार्क्स लाने पड़ते हैं, और न्यू और 60% मार्क्स 10th में लाना पड़ेगा, तब जाके वो कंटिन्यू कर पाएंगे। रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST बच्चों को 5% का। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी है एग्ज़ाम की, वो 100 रुपये बना कर दी गई है, जो कि रीइम्बर्स हो जाएगी। अर्थात कि जो भी आपने 100 रुपये दिए हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए, वो आपके अकाउंट पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे NMMSS इसको कहते हैं, इसके अंदर 2 परीक्षाएं हो जाती है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो परीक्षा में जाने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 4,087 सीटें हैं, ये अभी के हिसाब से ये बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 122 सीटें हैं, असम में 2,411, बिहार में 5,433। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो सीट है वो है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से महाराष्ट्र में है, और तमिलनाडु में है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 15,143 सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल में। तो कुल मिला के 1 लाख सीटें ऐसे हो जाती हैं। तो ये जो स्कीम की जो परीक्षा का जो नाम है, सेट या मैट के नाम से परीक्षा ली जाती है। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपने एक समय पे ये परीक्षा कंडक्ट करवाएगी। इसके 2 लेवल होते हैं। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, एक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
इस परीक्षा को देने के लिए कम से कम आपका 55% आपका कक्षा सातवीं में आना चाहिए। अगर कक्षा सातवीं में कम से कम 55% आया है तो आपको तो आपको आ, ये फॉर्म भर सकते हो कक्षा आठवीं में। जो SC ST बच्चे हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब 50% अगर सातवीं कक्षा में आपके आए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि स्टूडेंट जो है रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल में होना चाहिए, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उसमें 90 MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही सही होगा। आपको अपने सही ऑप्शन को चूज करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसमें क्या क्या है, वर्बल नॉन वर्बल मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग तरह के इन सब में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन इन द टेस्ट में भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न, प्रेसिपिटेशन एंड हिडन फिगर की तरह इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस आपका एट्थ और सेवेंथ क्लास का जो साइंस का होगा, या सोशल साइंस, सोशल स्टडीज या मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट हैं इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रत्येक क्वेश्चन पेपर है 90 मिनट का है, तो दो क्वेश्चन पे दो सेट टेस्ट जो है वो टोटल कुल मिला के 180 मिनट का होगा। सो जो बच्चे डिसेबल हैं, मतलब जो PWD में आ रहे हैं, जो दिव्यांग हैं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। रिजल्ट जो होगा, फिर रिजल्ट में जो कट ऑफ है लगभग लगभग 40% एग्रीगेट होना चाहिए आपका कट ऑफ, मैट और सेट मिला के 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए, तब आप इसमें क्वालिफाई करोगे। SC ST के लिए 32% मार्क्स होना चाहिए। और जब भी सिलेक्शन का टाइम होगा तो सिलेक्शन के टाइम में आपका क्लास 8th आप पास कर चुके होंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए ही ये परीक्षा होती है, 9th क्लास के लिए। तो कक्षा 8 में आपका लगभग 55% से ज़्यादा होना चाहिए। SC ST के लिए लगभग 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और अभी स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे आपको? इस स्कॉलरशिप जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट भी होना चाहिए। तो आपको अपना अकाउंट SBI बैंक में खुलवाना है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप SBI बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप खाता खुलवाएंगे तो चलेगा, बट SBI ज़्यादा सही है। उसके बाद से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कहाँ पे? NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। जो फाइनल लिस्ट होगा वो वेरीफाई होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, और उसके बाद से फिर जो पैसे हैं वो सैंक्शन होंगे, तो फिर फाइनल लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर गया किसी कारण से तो उसको वापस रिन्यू नहीं होगा। They have not been able to renew their application NSP within the stipulated time period. सो उनका स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग ने पहले भी देखा था, 10th क्लास में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए जो कंटिन्यू करेंगे स्कॉलरशिप उनके लिए। तो जनरल जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है बच्चों की वो क्या है? पहले तो स्टडी टेक अप स्टडीज इन अप्रूव्ड कोर्सेज। जो भी कोर्सेज हैं उनमें अप्रूव्ड कोर्सेज में उनका एडमिशन होना चाहिए। 7th और 8th में तो क्या ही, 9th में कोई खास अलग कोर्स होता नहीं है। सो मेंटेन गुड कंडक्ट ऑफ सर्टिफाइड इन द हेड कॉलेज एंड द कंटिन्यू। सो आपका गुड कंडक्ट होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए। डज नॉट एबसेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ विदाउट प्रॉपर लीव। कभी भी आप अपने कॉलेज स्कूल में कोई बिना
अर्जी के, छुट्टी पे नहीं हो। टेक अप स्टडीज ऑन द होल टाइम बेसिस, बच्चा रेगुलर होना चाहिए। न, अगर आपको कोई अब्रॉड का कोई भी कोर्स होगा उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नो क्लेम फॉर स्कॉलरशिप areas will be entertained after the expiry of 12 month of academic session for each one has been applied for the claim। अगर एक्सपायरी हो गया 12 महीने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए या क्लेम करोगे तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। सो अगर आप अपना कॉलेज स्कॉलरशिप एक्टिवेट होने के बाद से अगर स्कूल कॉलेज या छोड़ दे रहे हो तो भी आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा। In case a student is not able to appear at the annual examination due to serious illness, the facility will be available to the student to continue same the courses in which one is studying, provided the principal or head of the institution certifies that the overall performance of the during the year has been very good। अगर आप किसी कारण से कोई वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसके थ्रू आपको अ, उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना है और उनको उस पर अटेस्ट करवाना है, मतलब उनके सिग्नेचर्स करवाने हैं। फिर फाइनली आपको उनका रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगा कि आपने साल भर में अच्छी तैयारी की है, तो फिर जाके आप जो कोर्स है वो कोर्स 9th क्लास में वैसे वो कोर्स कंटिन्यू कर पाओगे। तो उस महीने में भी अगर किसी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं कर पाए तो आप इस महीने इस तरह से अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो और स्कॉलरशिप को भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी वीडियो आपको सही और समझ में आ रही होगी। लेकिन साथ साथ है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप देख रहे हो या पीजी के लिए, तो ये आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पॉप अप कर रहा होगा, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए बना के डाल रखी है, तो इस पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो। स्कॉलरशिप वंस डिसकंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ डिसबर्समेंट, स्कॉलरशिप कैन नॉट बी रिवाइव्ड अंडर द सर्कमस्टांस। अगर किसी भी कारण से डिसकंटिन्यू हो गया स्कॉलरशिप तो अ, आपका जो स्कॉलरशिप है वो वापस चालू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी तमाम बातें हैं जो डिप्लोमा कोर्स के लिए कोई स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये स्कॉलरशिप डिप्लोमा कोर्स के बच्चों के लिए नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। और इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल डज नॉट कंडक्ट एग्जाम at the end of 9th and to 11th, the scholarship for the second year will be continued on the basis of the certificate on to this effect from the head of institute। अगर आपके स्कूल में नए कक्षा 9 और कक्षा 11वीं में एनुअल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वार्षिक परीक्षा नहीं हो रही, तो फिर एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें ये बताया जाएगा कि परीक्षा नहीं होती, तो फिर आप डायरेक्टली क्लास 12th और क्लास 10th में अपने स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स को रेगुलरली वेरीफाई किया जाता है, बीच बीच में रैंडमली किसी भी इस जो भी मेरिट लिस्ट, जो भी लिस्ट बनी है स्कॉलरशिप 1 लाख बच्चों में, उनमें से किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली हो सकता है। और अ, ये पॉलिसी सही से काम कर रही है कि नहीं उसके लिए मिनिस्ट्रीज भी एनालाइज करते रहते हैं, विजिलेंस निगाहें अपनी जमाए रखते हैं, देखते रहते हैं तो किसी भी तरह का अगर कोई फ्रॉड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलती हुई तो चलेगा, लेकिन सरकार को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, उनको फ्रॉड किया गया, तो जो कानूनी कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। यहीं तक था इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।